छोटी बहू बोली, बुढ़िया तुझे क्या पता रक्षाबंधन क्या होता है। तेरा तो कोई भाई भी नहीं। जिसके भाई होता है वही इस त्योहार का महत्व जानता है। चल हट, रास्ता दे, राखी लाने जाना है। कहते हुए छोटी बहू घर से बाहर चली गई। कौशल्या के हृदय में पुराना जख्म ताज़ा हो गया था, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। बचपन से ही वह भाई के लिए तरस रही थी। अब 60 साल की हो चुकी थी। उसकी पूरी जिंदगी एक कसक में गुजरी थी कि काश उसका कोई भाई होता। कौशल्या अपने पिता की चौथी संतान थी। उससे छोटी 3 बहनें और भी थी। कुल मिलाकर उसके पिता के 7 संतानें हुई, मगर सातों बेटियां थी। बेटा एक भी नहीं हुआ। पिता और माँ के निधन के बाद उसका मायका ही खत्म हो चुका था। कई मुंह बोले भाई बनाए थे, मगर सगे जैसा एक भी नहीं निकला। कहते हैं जिस इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती वही सबसे ज़्यादा याद आती है। यही कारण था कि वह पति के अतिरिक्त हर पुरुष में भाई ढूंढा करती थी। अब कौशल्या के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटे अलग भी हो गए थे। कौशल्या अपने पति के साथ उसी घर में बेटों से अलग रहती थी। कौशल्या का पति सुभाष 60 साल से ज़्यादा की उम्र का हो चुका था, फिर भी बस स्टैंड पर मूंगफली का ठेला लगाता था ताकि अपना और कौशल्या का पेट भर सके। कौशल्या आज भी अपने पति की कमाई खा रही थी, फिर भी बहुएं ताना मारकर उसे दुखी कर देती थी। रात को सुभाष खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था, तब उसने कौशल्या को उदास देखा तो पूछ बैठा, मुंह क्यों लटका रखा है, कोई बात हो गई क्या? कौशल्या आंखों में आंसू भरकर बोली, कहीं और चलो जी, मुझे यहाँ नहीं रहना, अलग रह रही हूँ। फिर भी बहुएं दुश्मनों जैसा व्यवहार करती हैं। सुभाष बोला, अब बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, पूरी जिंदगी रमता जोगी बनकर निकल गई। हमने कितने ठिकाने बदले हैं, कमाने के चक्कर में 10 से ज़्यादा शहर बदल चुके हैं, मगर अब और नहीं। औलाद खाना नहीं दे रही तो क्या हुआ, लोक लाज के भय से शमशान में अग्नि तो दे देगी। कौशल्या बोली, आज छोटी बहू ने मुझे भाई को लेकर ताना मारा, अभी तक दुख रहा है जी। देखना अगले जन्म में मेरे 10 भाई होंगे, फिर मैं सबके हाथों पर राखी बांधकर इस जन्म की सारी कमी पूरी करूंगी। सुभाष ने भोली वाली पत्नी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, बुढ़ापा आ गया मगर अभी तक मेरे दिल से भाई का मोह नहीं गया। कौशल्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। रोते हुए बोली, जब ये राखी आती है तब दर्द बढ़ जाता है जी। सुभाष बोला, भूल गई क्या 30 साल पहले जब हम सूरत में रहते थे, तुमने एक भाई बना लिया था और उसे मुझसे छुपाकर अपने गले का हार दे दिया था। तब उस हार की कीमत 10,000 रुपये थी। क्या हुआ उस भाई का? बहन का हार खा गया, उसे जरा भी लाज न आई। कौशल्या बोली, याद है जी, विनोद भाई को भारी नुकसान हो गया था। उनकी पत्नी के सारे गहने बिक गए थे। अगर मैं उन्हें अपना हार नहीं देती तो पता नहीं वह क्या कर बैठते। सुभाष गुस्से में बोला, अभी भी उस भाई के प्रति तुम्हारे दिल से दया नहीं गई? अरे वह बेगैरत इंसान था, बहन का हार खा गया। कौशल्या बोली, ऐसा मत बोलो जी, विनोद भैया अच्छे इंसान थे। वह अपना घर बेचकर मुंबई चले गए थे, लेकिन जाते जाते वादा करके गए थे, बोले थे बहन तेरी पाई पाई लौटा दूंगा, एक बार संभल जाऊं बस। सुभाष बोला, लौटाई पाई पाई? कौशल्या बोली, कैसे लौटाते? हमने उसी साल सूरत छोड़ दिया था, उसके बाद हमने कितने शहर बदले, दोबारा कभी सूरत गए ही नहीं। क्या पता विनोद भाई पैसे लौटाने आए हों। सुभाष बोला, छोड़ो अब, बात पुरानी हो गई। सारी जिंदगी किराए के घरों में गुजर गई, आखिर में ये छोटा सा शहर मुझे रास आ गया। 2 पैसे हाथ में आए थे तब ये अपना घर बन गया, मगर औलाद नालायक निकल आई। अगर तुम्हारे पास वह हार अब तक होता तो बुढ़ापे में काम आता। फिर पति पत्नी दोनों दुख सुख की बतलाते हुए सो गए। सुबह रक्षाबंधन का त्यौहार था। कौशल्या की दोनों बहुएं अपने अपने मायके भाइयों को राखी बांधने चली गई। शाम 4 बजे दोनों लौट आई। आते ही दोनों 3 हिस्सों में बटे छोटे से घर के आंगन में बैठकर एक दूसरे को अपने पीहर से लाया सामान दिखाने लगी।
बड़ी बहू बोली, देखो ये चुनरी वाला बेस मेरी बड़ी भाभी ने दिया है, कितना सुंदर है। और ये सुंदर सी साड़ी वाला मेरी बीच वाली भाभी ने दिया है। कौशल्या कमरे में बैठी कान लगाकर दोनों बहुओं की बातें सुन रही थी। सुभाष ने आज ठेला नहीं लगाया था, वह खाना खाने के बाद सो गया था। छोटी बहू कह रही थी, मेरे तो एक ही भाई है, देखो उसने 2000 की साड़ी दिलवाई है और ये 2 साड़ियाँ मेरी माँ ने मुझे दी है। बड़ी बहू बोली, मेरी माँ ने भी मुझे ये 2 साड़ियाँ दी है। छोटी बहू बोली, ये पुरानी सी साड़ी किसने दी, इसके साथ तो लहंगा भी नहीं लगा है। बड़ी बहू ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, ये मेरी सबसे छोटी भाभी ने दी है, 1 नंबर की कंजूस है। मैं तो उसके यहाँ राखी बांधने जाना ही नहीं चाहती थी, मगर माँ ने जाने के लिए कहा तो जाना पड़ा। छोटी भाभी के यहाँ राखी बांधने में 600 रुपये खर्च हो गए और बदले में एक पुरानी सी साड़ी मिली है। उसे तो आय का मान भी नहीं रखना आता। ये सुनकर कौशल्या चुप न रह सकी, कमरे से बाहर निकलकर बोली, बहू अपने पीहर की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी छोटी भाभी गरीब है, जितना दिया उसमें संतोष करो। बड़ी बहू ने सास की तरफ उपेक्षा से देखते हुए कहा, माँ जी आप तो चुप ही रहो तो अच्छा है, आपने कौन से भाई भाभी देखे हैं। छोटी बहू टपाक से बोली, बुढ़िया ने पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप किया होगा, जो इस जन्म में भगवान ने इसे भाई दिया ही नहीं। बहुओं के ताने से कौशल्या जी की बोलती बंद हो गई। हृदय में गुबार सा उठकर शोर मचाने लगा। वह घबराकर वापस कमरे में जाने ही वाली थी कि घर के सामने 2 महंगी गाड़ियां आकर रुकी। कौशल्या और उसकी दोनों बहुएं जिज्ञासा से गाड़ियों की तरफ देखने लगी। अचानक आगे वाली गाड़ी से एक जाना पहचाना सा चेहरा उतरा, जिसे देखकर कौशल्या तुरंत पहचान गई। उसके मुंह से निकला, विनोद भैया। दोनों बहुओं ने आश्चर्य से कौशल्या के चेहरे की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, इतनी महंगी गाड़ी में तुझ गरीब का भाई क्या कर रहा है। गाड़ियों से विनोद का पूरा परिवार उतर रहा था। उधर कौशल्या कमरे की तरफ दौड़ी और भीतर जाकर दिन में सो रहे सुभाष को झंझोड़कर जगाने लगी। उठो जी, बाहर देखो मेरा भाई आया है। बूढ़ा सुभाष अलसाई आवाज में बोला, सपने में बड़बड़ा रही हो क्या। कौशल्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। बोली, नहीं जी, आज सपना नहीं है, आप उठो तो सही। विनोद भाई आया है। 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां घर के बाहर खड़ी है। वह बहुत अमीर बन गया लगता है। हे भगवान, मैं उन्हें बैठाऊंगी भी कहाँ। ये घर तो उनके बैठने लायक भी नहीं है। भाई को कभी भी बहन के घर में शर्म महसूस नहीं होती। कौशल्या बहन, तुम फिक्र मत करो, भाई हूँ, तुम जहाँ बैठाओगी वहाँ बैठ जाऊँगा। कहते हुए विनोद भीतर आ गया था। विनोद को देखकर कौशल्या खुद को रोक नहीं पाई, रोते हुए उसके गले से लग गई। फिर बोली, तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी भाई। 30 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं निकला कि मैंने तुम्हें याद नहीं किया। रोज भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करी है मैंने। विनोद बोला, तुम्हारी दुआओं का असर है बहन की आज पूरे परिवार के साथ महफूज हूँ। अब तो मुंबई जैसे शहर में 100 दुकानों का मालिक हूँ, अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया हूँ। बरसों से तुम लोगों को ढूंढ रहा था, मगर तुम लोग मिले ही नहीं। सुभाष भी विनोद के गले लगते हुए बोला, मिलते तो तब ना जब एक ठिकाना होता। पूरी जिंदगी खाना बदोश की तरह गुजरी है, मगर तुम ये बताओ अब तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया। विनोद बोला, दूर करने वाला भी ऊपर वाला है और मिलाने वाला भी वही है। पिछले महीने तुम्हारे दोनों बेटे मुंबई कमाने गए थे। वे दोनों मेरी ही दुकानों पर काम करते हैं। तुम्हारा बड़ा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। उसे देखते ही मुझे शक हुआ। फिर मैंने उससे परिवार के बारे में पूछा तो मेरा अंदाज़ा सही निकला। फिर मैंने तुम्हारे बेटों को साथ लिया और इस पावन दिन पर यहाँ चला आया। विनोद अपनी पत्नी और बेटों को भी साथ लाया था। फिर सब लोग आपस में मिले। कौशल्या की दोनों बहुएं कमरे के भीतर चली गई थी और विनोद के साथ आए कौशल्या के दोनों बेटे भी अपनी पत्नियों के पास जा बैठे थे। वहीं से चुपके चुपके सब देख रहे थे। कौशल्या ने विनोद और उसके परिवार को राखी बांधी। विनोद और उसके परिवार के हर सदस्य ने नेक के रूप में
कौशल्या की थाली में 500 रुपए का एक एक नोट डाला। तब कमरे में बैठी बहुएं अपने अपने पतियों से कहने लगी, इतने बड़े अमीर आदमी ने नेक के सिर्फ 500 रुपए ही दिए, इससे अच्छे तो मेरे भाई हैं जिन्होंने 1100 रुपए दिए थे। राखी के बाद विनोद बोला, कौशल्या बहन, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है। तुमने मेरे बुरे समय में मुझे अपनी सबसे कीमती चीज अपने गले का हार दिया था। आज मैं उस हार के बदले तुम्हें 10 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे ही पैसे हैं, इसलिए लेने से मना मत करना। इतना सुनते ही दोनों बहुएं तो बेहोश होते होते बची। उधर कौशल्या बोली, अब इस उम्र में मैं इतने रुपयों का क्या करूँगी भाई, तुम आ गए यही मेरे लिए बहुत। विनोद बोला, बहन पैसे तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे वरना तेरा भाई का कर्ज नहीं उतरेगा। मैं सारे पैसे तुम्हारे खाते में डालना चाहता था, मगर बच्चे कह रहे हैं तुम्हें पैसे ना देकर प्रॉपर्टी दी जाए, इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि तुम्हें 2-2 करोड़ रुपए कीमत की 2 दुकानें और 5 करोड़ रुपए कीमत का एक घर मुंबई में दिया जाए और बाकी के 1 करोड़ रुपए तुम्हारे खाते में डाल दिया जाए। इसलिए तुम सुबह हमारे साथ मुंबई चल रहे हो। ठीक है। विनोद के इस सुझाव पर कोई कुछ नहीं बोला। मतलब सुभाष और कौशल्या को उसका यह प्रस्ताव स्वीकार था। फिर विनोद के परिवार के लिए एक कमरे में रहने के लिए कूलर पंखे लगाए गए और पूरा परिवार एक कमरे में सो गया। उधर दोनों बहुएं और बेटों ने कौशल्या और सुभाष को तब तक नहीं सोने दिया जब तक उन्होंने बेटे बहुओं को माफ करके मुंबई साथ ले जाने के लिए हाँ नहीं कह दी। सुभाष और कौशल्या ने बेटे बहुओं को माफ कर दिया क्योंकि वह भी पोतों पोतियों के साथ अपने अंतिम दिन बिताना चाहते थे। माता पिता का दिल होता ही ऐसा है, वह अपनी सभी खुशियाँ औलाद के साथ बांटकर जीना चाहते हैं। बस औलाद ही इस बात को नहीं समझती। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।